मंत्रिपरिषद के द्वारा मंजूरी मिली है। हमारे श्री जयवीर सिंह पर्यटन मंत्री, माननीय श्री A.K. शर्मा जी नगर विकास मंत्री, ये अपने अपने विषयों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद मैं बाकी विषयों पर मैं आपसे वार्ता करूंगा। मैं सबसे पहले माननीय जयवीर सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वो पर्यटन विभाग से संबंधित विषयों पर आज पर्यटन विभाग के कुल 7 प्रस्ताव माननीय मंत्रिपरिषद से स्वीकृत हुए हैं। उनमें से एक अयोध्या में, जैसा कि हम सब जानते हैं, व्यापक रूप से देश और विदेश के श्रद्धालुओं और पर्यटकों की आवक, वहाँ के मंदिर के लोकार्पण के कार्यक्रम के बाद जबरदस्त तरीके से बढ़ोतरी हुई है। और वहाँ पे जो भी हमारे श्रद्धालु आते हैं वो इस समय एक तो श्री राम जन्मभूमि परिसर में, कनक भवन में, हनुमानगढ़ी के साथ साथ पुराने इस तरह के धार्मिक स्थलों पर ही उनके लिए एक दर्शन करने की व्यवस्था रहती है, उसी के प्रति आकर्षण रहता है। टाटा सन्स द्वारा, टाटा कंपनी के द्वारा एक प्रस्ताव भारत सरकार के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ था, जिसमें CSR फंड से 650 करोड़ रुपए की लागत से 650 करोड़ रुपए की लागत से वो एक विश्व स्तरीय मंदिर संग्रहालय का निर्माण अयोध्या में कराने का काम करेंगे। 650 के साथ साथ ये आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में 650 करोड़ और साइट के डेवलपमेंट में 100 करोड़, कुल मिला के 750 करोड़ रुपए का इनका CSR फंड से भारतीय मंदिर संग्रहालय के निर्माण का प्रस्ताव आज उसको स्वीकृति कैबिनेट से दी गई है। इसमें इस मंदिर का निर्माण वो करेंगे, जिसमें जमीन निःशुल्क रूप से पर्यटन विभाग 1 रुपए की लीज पे उपलब्ध कराने का काम करेगा। दूसरा प्रस्ताव ये 90 साल के लिए होगा पहली बार में, और बाद में उसको 90 साल के लिए पुनः नवीनीकृत भी किया जा सकेगा। जनपद सहारनपुर की तहसील बेहट के गांव मिरगपुर पाजूवाला की घाटा संख्या 78/6 369 भूमि श्रेणी वन, ये शाकुंभरी देवी धाम पर्यटन विकास के लिए पर्यटन विभाग को निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराने का काम माननीय मंत्रिपरिषद द्वारा किया गया। ये जमीनें 0.369 हेक्टर ये जमीन है जो वर्तमान में ग्राम सभा की भूमि है। ग्राम सभा की भूमि में ये घाटा संख्या पर्यटन विभाग को उपलब्ध होंगे। तीसरा प्रस्ताव है पर्यटन विभाग के जो बंद या घाटे में चल रहे या असंचालित जो पर्यटन आवास गृह हैं, उनके PPP पर दिए जाने का 3 पे हम लोगों ने जो अंतिम चरण की मोहर मंत्रिपरिषद ने दी और 4 के RFC निविदा प्रपत्रों पर अनुमोदन प्राप्त करने का काम आज किया गया है। ये पर्यटन विभाग के राही पर्यटक आवास गृह मुंशीगंज अमेठी, राही पर्यटक आवास गृह खुर्जा बुलंदशहर, राही पर्यटक आवास गृह देवा शरीफ बाराबंकी व राही पर्यटक आवास गृह हरगांव सीतापुर को लीज पर दिए जाने के साथ ही LOA जारी किए जाए, लेटर ऑफ अवार्ड इनका जारी होने की आज स्वीकृति मिली है।
नहीं, अलग अलग लोगों को। बहुत लंबी प्रक्रिया, कई बार 3 बार कैबिनेट में आता है, कई प्रक्रियाओं के दौर से रहता है, फाइनेंशियल बिड, टेक्निकल बिड, विभिन्न बिडों के माध्यम से जो अंतिम रूप से चयनित ये हुए हैं। नहीं, ये टाटा कंपनी, अलग अलग कंपनियां हैं, ये तो अलग अलग हैं। अगर चाहेंगे तो मैं बता भी दूं। खुर्जावाला में 3 निविदादाता थे, जिसमें प्राप्त 3 थी। भाटी फिलिंग स्टेशन बुलंदशहर, के विद्युत अहमदनगर महाराष्ट्र, सी कृष्णा कंस्ट्रक्टर्स खुर्जा, राही पर्यटक आवास गृह मुंशीगंज में भी 5 निविदा थी। बाटी चोखा रेस्टोरेंट बनारस, भाटी फिलिंग स्टेशन बुलंदशहर, छाया डेवलपमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ, किसान आयर्स एंड कोल्ड स्टोरेज जेवी फिरोजाबाद, बिस्टेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ। या तो बहुत सारी जो बिडें थी, इनमें जो सिलेक्ट हुए। और 4 जो RFQ जिनकी अनुमोदित हुई है वो है राही पर्यटक आवास शामली, राही पर्यटक आवास गृह हरगांव सीतापुर, राही पर्यटक आवास गृह सोरों एटा, राही पर्यटक आवास गृह पटना पश्चिम बिहार एटा। इनकी RFQ की अनुमोदित करने का काम है। राही पर्यटक आवास गृह पटना पश्चिम बिहार एटा, पटना पश्चिम बिहार। जैसा कि आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहतर लगातार होती रही है, उससे लोगों का आकर्षण बढ़ा है। उसके अलावा रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी और अन्य कनेक्टिविटी बढ़ाने के दृष्टिगत हम लोगों ने जनपद लखनऊ, प्रयागराज, कपिलवस्तु में ट्रिपल पी मोड पर हेलीपैड बना करके हेलीकॉप्टर सेवाएं भी देने का निर्णय लिया है। उसमें से जनपद लखनऊ, प्रयागराज और कपिलवस्तु, इसमें हेलीपैड को सार्वजनिक निजी सहभागिता ट्रिपल पी मोड पर इसको हम लोगों ने आज फाइनल किया है। लखनऊ, प्रयागराज और कपिलवस्तु, इसमें आज इसको विकसित किए जाने के लिए RF हेलीपोर्ट या कई हेलीकॉप्टर एक साथ रहेंगे और अलग अलग सेवाएं प्रदान करेंगे। हाँ, अनुमोदन इसका RFP DCA रिवेक्ट फॉर प्रपोजल वैल्यू आज अनुमोदन हो गया है। ये निजी निवेशकों के माध्यम से ट्रिपल पी मोड पर इसकी RFC का आज अनुमोदन माननीय मंत्री परिषद द्वारा कर दिया गया है। रमाबाई अंबेडकर मैदान के सामने। ये भी आपके संज्ञान में है कि पूरे प्रदेश में तमाम हेरिटेज बिल्डिंग्स जिनका उपयोग नहीं हो पा, जीर्ण शीर्ण होकर के, क्षतिग्रस्त होकर के निष्प्रयोज्य हालत में पड़ी थी, ऐसी बिल्डिंग्स को भी हम लोगों ने, जो प्राचीन धरोहर हैं, इनको रीयूज, एडॉप्टिव रीयूज के अंतर्गत ट्रिपल पी मोड पर पर्यटन इकाइयों के रूप में विकसित किए जाने का निर्णय प्रदेश सरकार ने लिया है, जिससे पर्यटन से जुड़े हुए व्यवसायियों, सेवा प्रदाताओं को और आम पर्यटकों को भी काफ़ी इससे लाभ मिलेगा।
इसमें से आज हम लोगों ने 3 हेरिटेज बिल्डिंग को फाइनल किया है। इसमें कोठी रोशन उद्दौला लखनऊ, कोठी रोशन उद्दौला लखनऊ, बरसाना जल महल मथुरा, शुक्ला तालाब कानपुर। इसकी तकनीकी निविदा, तकनीकी प्रस्तुतिकर वित्तीय निविदा पर आज माननीय मंत्री परिषद द्वारा अनुमोदन दे दिया गया है। एक बार फिर रिपीट करें। कानपुर वाला शुक्ला तालाब कानपुर, शुक्ला तालाब है नहीं, अब इस पर निविदा जी, निविदा जो आई है उन निविदाओं पर अप्रूवल हो गया है। हाँ, ये प्रेस नोट पूरा मिल, डिटेल मिल जाएगा आपको, डिटेल पूरा मिल जाएगा। कौन कौन निविदा आता है, कौन क्या है, किसका क्या, सब पूरा मिल जाएगा आपको। एक पूरे प्रदेश में जो टूरिज्म की असीम संभावना है, उसके दृष्टिगत जैसा आप जानते होंगे, हम लोगों ने 2022 पर्यटन नीति टूरिज्म पॉलिसी 2022 प्रख्यापित की थी। उसका लाभ मैक्सिमम लोगों को हो सके। तमाम जो निवेशक उत्तर प्रदेश में अपना निवेश पर्यटन में करना चाहते हैं, उन निवेशकों को इंटरेस्टेड हैं, लेकिन रुकावट एनओसी में हो रही है, कहीं कुछ हो रही है, तो इस तरह की कोई सहयोग ही उन्हें नहीं मिलता था। तो निवेशक परेशान होकर के कहीं न कहीं हतोत्साहित होता था। इसके लिए पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री टूरिज्म फेलोशिप कार्यक्रम के अंतर्गत शोधार्थियों के चयन का एक कार्यक्रम आज माननीय मंत्री परिषद ने अनुमोदित किया है। इस तरह की फेलोशिप से जो शोधार्थी होंगे वो योजनाओं के पर्यवेक्षण में, अनुश्रवण में और पारिस्थितिकीय स्थलों से जुड़े हुए सर्वांगीण विकास और केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनका सम्मति मूल्यांकन, संरचना, मेले महोत्सव की रूपरेखा तैयार करना, पर्यटन क्षेत्र के अंदर राजस्व वृद्धि की योजना बनाना, भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप पर्यटन के अंतर्गत योजनाओं की संरचना के कार्यों में अपनी सहभागिता प्रदान करना, ये सब इन लोगों के जिम्मे में रहेगा। इसके लिए नई गतिविधियों के अंतर्गत अध्ययन करेंगे ये लोग, और इस पर हम लोग ये सारे लोग जिले के जिला पर्यटन और संस्कृति परिषद के माध्यम से और प्रदेश पर हमारे पर्यटन विभाग के निदेशालय के संरक्षण में अपना योगदान करके निवेशकों को, पर्यटकों के लिए योजनाओं में अपनी महती भूमिका का निर्वहन करेंगे। यह है मुख्यमंत्री टूरिज्म फेलोशिप कार्यक्रम। हाँ बिल्कुल, अभी फिलहाल 25 का है जी, 25। हाँ मानदेय। पार्थ श्रमिक के रूप में 30,000 रुपए, क्षेत्र भ्रमण के लिए 10,000 रुपया प्रति माह की दर से इन्हें दिया जाएगा। 30 और 10 कुल मिला के 40,000 रुपया। एक शोधार्थी को एक टैबलेट भी उपलब्ध कराएंगे हम लोग, और आवास व्यवस्था स्वयं करेंगे। हम लोग को उनके आवास की व्यवस्था नहीं कराएंगे। हो गया, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय A.K. शर्मा जी से अनुरोध करेंगे, जो हमारे नगर विकास और बिजली मंत्री हैं, वो नगर विकास और बिजली से संबंधित जो प्रस्ताव आज मंत्री परिषद के द्वारा अनुमोदित हुए हैं उसके संबंध में अपनी बात रखें। माननीय शर्मा जी, एक आखिरी होगा। हाँ ये बिल्कुल छूटेगा, सॉरी।
गोरखपुर में परमहंस योगानंद जी की जन्मस्थली है। उस जन्मस्थली पे पर्यटन विभाग उनकी जन्मस्थली को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए आज जनपद गोरखपुर के ग्राम असरकरगंज के घाटा संख्या 82 के मकानात में 460 वर्ग मीटर भूमि जो बंजर भूमि है गांव सभा की, उसको निःशुल्क पर्यटन विभाग को मंत्री परिषद के द्वारा देने का निर्णय लिया गया है। और इस जो भूमि हमें मिली है पर्यटन विभाग को, इस पर पर्यटन स्थल के रूप में परमहंस योगानंद जी की जन्मस्थली को हम डेवलप करेंगे, क्योंकि वहाँ लाखों की संख्या में प्रतिवर्ष देश और विदेश से उनके तमाम शिष्य आते हैं और उस स्थान के प्रति उनकी गहरी आस्था है, उसको डेवलप करने का काम हमारा पर्यटन विभाग करेगा। अरे वो तो प्रोजेक्ट हम बनाएंगे ना, वो जमीन आज मिली है, आज जमीन हमें दी गई है माननीय मध्य प्रदेश के अनुमोदन से। उसका डेवलपमेंट के लिए हमारी टीम जाएगी, टेक्निकल टीम जाएगी, उसको करके उसका प्रोजेक्ट बनाएगी, और जितने का प्रोजेक्ट बनाएगा उस पर हम लोग सहमति और स्वीकृति देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। ऊर्जा विभाग और नगर विकास विभाग के कुल 5 प्रस्ताव थे। पहले मैं ऊर्जा का जो एक प्रस्ताव था उसकी बात कर देता हूं। विद्युत निरीक्षक, आपने शब्द सुना होगा, विद्युत सुरक्षा निदेशालय जो हमारा है, उसमें नियमावली बनाने का विषय था। भारत सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 पास किया हुआ है, विद्युत अधिनियम। उसके तहत भारत सरकार ने अपनी नियमावली बना दिया। उसमें इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्शन के सारे प्रावधान उसमें आते हैं। उसी के क्रम में राज्य सरकार को भी उसकी नियमावली बनाना अपेक्षित था। जो सेक्शन, जो विद्युत अधिनियम है उसका सेक्शन 162, 180 के तहत राज्य सरकारों को भी बनाना था अपेक्षित, लेकिन यहाँ अभी बन नहीं पाया था। अब हम उसकी नियमावली बना करके लेकर के आए हैं, जिसमें हमारे जो चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर हैं और इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर, विद्युत निरीक्षक जिसको बोलते हैं, उनकी अर्हता, जिसको क्वालिफिकेशन कहते हैं, फिर उनके पावर क्या क्या होंगे, उनकी शक्तियाँ क्या होंगी और कार्य क्या होंगे, फंक्शंस क्या क्या होंगे, ये सारा कुछ उसमें परिभाषित किया जाता है। इस नियमावली को आज राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूर किया है। इसमें कैसे इंस्पेक्टर जो है वो किस जगह पे उसको जाने का अधिकार होगा, कोई रोक टोक नहीं करेगा, किस किस इंस्पेक्शन के पहले और इंस्पेक्शन के बाद वो क्या क्या प्रक्रियाएं अपनाएगा, ये सारी बातें जो है इस नियमावली में आती हैं, जिसको आज माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूर किया है। नगर विकास विभाग के कुल 4 प्रस्ताव थे, जिसमें एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव था कि हमारा जो संपत्ति कर है वो हमारे नगर निगमों में, नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में जो संपत्ति कर का जो व्यवस्थापन होता है वो नगर निगमों में नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 172 में ऑलरेडी प्रावधान किया हुआ है। और उस प्रावधान के तहत जो हमारा अधिनियम है, उसके प्रावधानों के तहत सन 2000 में आवासीय भवनों के लिए और सन 2013 में अनावासीय भवनों के लिए नियमावली भी बन गई। जहाँ तक नगर निगमों का सवाल था, उनकी दोनों नियमावलियाँ बन चुकी हैं, आवासीय और अनावासीय, 2000 और 2013 में। और उन्हीं प्रावधानों को जो एक्ट में, जो नगर निगम अधिनियम में प्रावधान थे, उसी को नगर पालिका अधिनियम में समाहित करते हुए, लेते हुए नगर पंचायतों और नगर पालिका परिषदों के लिए भी कानून का वही चीज जो है कानून में लेकर के कानून प्रावधानित कर दिया गया, कानून इनेक्ट कर दिया गया, पास कर दिया गया। लेकिन उसके तहत जो नगर पालिका और पंचायतों के लिए जो नियमावली बननी चाहिए थी, कानून होता है उसके बाद नियमावली बनती है जिसमें डिटेलिंग आती है, वो नियमावली बनाने का काम रह गया था, जिसे आज हम लोग माननीय मंत्रिपरिषद के समक्ष लेकर के आए थे। और उस
नियमावली को माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूर किया है। इसमें कैसे कैलकुलेशन होंगे, कैसे कितनी पुरानी संपत्ति है तो कितना उसका दर होगा, ये करना इसलिए इस समय आवश्यक था कि भारत सरकार का इस पर बहुत आग्रह था कि इस नियमावली के बिना हम जो है कोई ग्रांट नहीं देंगे, खास करके 15वें वित्त आयोग की जो ग्रांट आती है वो, और विभिन्न योजनाएं जैसे कि अमृत 2 में जो पैसा हमको मिलता है उसके पैसे में भी रोक टोक हो रही थी भारत सरकार के द्वारा। भारत सरकार का बहुत आग्रह था कि इसमें तात्कालिक आप नियमावली बना करके फ्लोर रेट वगैरह निर्धारित कीजिए, तो उस नियमावली को आज माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूर किया है। तीसरे नगर निगम की नियमावली सन 2000 आवासीय भवनों के लिए और 2013 में अनावासीय भवनों के लिए ऑलरेडी प्रख्यापित हो चुकी थी, और नगर नियम का जो कानून था वही नगर पालिका अधिनियम में भी ले लिया गया, लेकिन उसके तहत जो नगर पालिकाओं और पंचायतों के लिए जो नियम बनने चाहिए थे वो नहीं बने थे, वो आप लेकर के आए। अगला प्रस्ताव था अयोध्या में सीवरेज का एक नया प्रोजेक्ट डालने का। सीवरेज की अयोध्या की जो रचना है उसमें मैं आपको थोड़ी जानकारी दे दूं तो मुख्य धाम का जो क्षेत्र है वहां अमृत 1 में लगभग 133 किलोमीटर की ऑलरेडी सीवरेज डालने की योजना ऑलरेडी चल रही है, अमल में पहले से मंजूर होकर के उसका अमल हो रहा है, जिसमें 20,000 घरों को कनेक्शन देना लक्षित है और वो योजना ऑलरेडी आगे बढ़ रही है। लेकिन उसके थोड़ा बाहर का जो विस्तार था, जिसको कैंट एरिया, जो लोग अयोध्या से परिचित है, कैंट एरिया वगैरह उदाहरण के रूप में, वहाँ सीवरेज की व्यवस्था नहीं थी, तो उसको व्यवस्था करने के लिए 351 करोड़ रुपए की योजना अमृत 2 में लेकर के हम आए थे और जिसको आज माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दिया है। इस योजना के कार्यान्वयन से लगभग 28 हजार, एग्जैक्ट फिगर है 27,928 घरों को सीवरेज का कनेक्शन दिया जा सकेगा। इसका जैसा कि आप जानते हैं इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट होता है, राज्य सरकार का पार्ट होता है, थोड़ा निकाय का भी अंश होता है अमृत योजना में। और अगला जो प्रस्ताव है उसी में सुधार के लिए हमारे प्रस्ताव थे, उसको भी मैं बता देता हूँ। तो ये तो अयोध्या की बात होगी। 351 करोड़ रुपए से के खर्च से 351.40 करोड़ रुपए के खर्च से 28,000 घरों को सीवरेज कनेक्शन देने के लिए योजना को आज मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी। उसमें कैंट का भाग विशेष रूप से आता है। फर्स्ट फेज का जैसा मैंने बताया कि 133 किलोमीटर की योजना ऑलरेडी अमल में है, अमल उसका शुरू हो गया है। ये एडिशनल है, ये उसके अतिरिक्त है, ये दूसरी योजना है। हाँ, एसटीपी बनेगा, बिल्कुल बनेगा। उसमें बहुत सारे काम उसमें होने हैं। अगर आपको डिटेल चाहिए तो मैं उसमें दे भी सकता हूँ। घरों का कनेक्शन है, फिर सीवर का पूरा नेटवर्क जो है वो 1,26,472 RM होता है। फिर सीवर के गृह कनेक्शन जो हमने बताया 27,928 घरों को कनेक्शन देना है। फिर इसमें पंपिंग स्टेशन बनेंगे 4, स्टाफ क्वार्टर बनेंगे 4, मीटर रूम बनेंगे 4, एसटी और पैनल रूम बनेंगे 4। काफ़ी कुछ इसमें, अब इसमें डिटेल इतना देने की आवश्यकता मैं नहीं समझता जी। एसटीपी अब इसका अगले फेज में हम लोग सबको मिला करके एसटीपी का हम लोग, ये एसटीपी जो अमृत 1 में जो जी उसका मैं बता रहा हूँ। इसमें अन्य चीजें जो है, पंप हाउस है, एसटी एवं एलटी पैनल रूम है, मीटर रूम है, अप्रोच रोड है और पंपिंग प्लांट है, सारी व्यवस्थाएं हैं। एसटीपी का जो है उसको अलग से हम लोग उसको 1 का 2 का मिला करके नहीं, सवाल ही नहीं, एसटीपी बनाया जाएगा। अब इसमें इतना करने के बाद अगर वहीं प्रभावित करना हो तो फिर इसका कोई मतलब नहीं। अगला प्रस्ताव अमृत योजना जो हमारी है उसमें एक बड़ा आमूल चूल उसके फंडिंग पैटर्न में सुधार करने के 2 प्रस्ताव थे,
जिसमें अमृत वन योजना, जैसा कि मैंने बताया कि पहले की योजना चल रही है, उसमें जो उस समय की अमृत वन में जो व्यवस्था थी उसमें ये था कि 10 लाख के ऊपर के जो हमारे जो निकाय थे, 10 लाख की जनसंख्या वाले, उसमें केंद्रांश 33.33% होता था, राज्यांश 36.67 होता था और निकायांश 30% होता था। 10 लाख तक के जो निकाय थे, मतलब 1 लाख से 10 लाख मान लीजिए, उसमें केंद्रांश 50% होता था, राज्यांश 30% होता था और निकायांश 20% होता था। अब उसमें जो निकायों की आर्थिक परिस्थितियां देखते हुए निकाय अपना अंश जो है दे नहीं पा रहे थे, बहुत सारा बकाया उनके ऊपर हो जा रहा था। ऐसे निकायों को राहत देते हुए एक बहुत बड़ा निर्णय आज माननीय वित्त मंत्री जी के आशीर्वाद से माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय मंत्रि परिषद ने लिया है। जो निकायांश 30% था उसे घटा करके 15% कर दिया गया है। 10 लाख की आबादी वाले। जी नहीं, ये हम जनरल स्कीम के पैटर्न की बात कर रहे हैं। अमृत वन की बात कर रहे हैं, सभी निकायों में लागू होगा। और जो जहां 10 लाख तक के निकायों के लिए, जैसा मैंने बताया, 20% हुआ करता था, उसको घटा करके 10% हो गया, 10% कर दिया गया है। और उसी अनुपात में 10 लाख तक, 10 लाख के ऊपर की आबादी और 10 लाख तक की आबादी, दो अमृत वन में दो ही कैटेगरी थी। 10 लाख तक की आबादी में जो निकायांश था वो 20% हुआ करता था, उसको घटा करके उसका आधा 10% कर दिया गया। और 10 लाख के ऊपर वाले में 30% हुआ करता था, उसको घटा करके 15% कर दिया गया। 50 मतलब उसको आधा कर दिया गया जो निकायांश अभी तक था। और उसी अनुपात में राज्यांश जो है, केंद्र का अंश वही रहेगा, उसी अनुपात में राज्यांश बढ़ जाएगा। अभी तक 10 लाख के ऊपर वाला का राज्यांश 36.67% होता था, वो बढ़ के 51.67 हो जाएगा। और जो 10 लाख तक वाले में 30% हुआ करता था, वो राज्यांश बढ़ करके 40% हो जाएगा। अमृत 2 योजना में भी इसी प्रकार पैटर्न में सुधार किया गया है। उसमें 3 कैटेगरी थी। 1 लाख के नीचे वाले निकाय, जिसमें अभी तक निकायांश 20% हुआ करता था, उसको घटा करके 10% कर दिया गया है। 1 लाख से 10 लाख वाले निकायों में निकायांश 20% हुआ करता था, उसको घटा करके 10% कर दिया गया है। और 10 लाख के ऊपर वाले निकायों में 30% निकायांश हुआ करता था, उसको घटा करके 15% कर दिया गया है। मतलब अभी तक जो निकायांश हुआ करता था उसका आधा कर दिया गया है। और ये वर्तमान और जो अमृत वन की जो योजनाएं पहले की थी उसमें भी ये लागू होगा। तो निकायांश जो है एक तरह से उनको काफी राहत हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आधार विभाग में तेल चोरी पकड़ी जा रही है, इस पे क्या कार्रवाई करेंगे? तेल चोरी पकड़ी जा रही है तो तेल चोरी की कार्रवाई होगी। उस पे जहां भी चोरी पकड़ी जाएगी, चोरी के लिए प्रावधानित जो व्यवस्थाएं हैं उसमें कार्रवाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय शर्मा जी, आप इधर आ जाइए। पांच प्रस्ताव हमारे औद्योगिक विकास विभाग से संबंधित हैं। हम सब जानते हैं कि बड़े पैमाने पर जो हमारा इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था तो उसमें MOU हुए थे। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि हम उनके लिए लैंड उपलब्ध कराएं। तो उसी श्रृंखला में कई प्रयास सरकार के द्वारा किए गए हैं। खास तौर से तो उन्हीं प्रयासों का आज माननीय मंत्रि परिषद के द्वारा अनुमोदन किया गया। ये खास तौर से जिन लोगों की यूनिट्स किसी न किसी रूप में सिक हो गई
या यूनिट बंद हो गई, उसके उनके ऊपर कर्जा था बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, ऐसे लगभग 871.85 एकड़ भूमि जो हमको मिलेगी, इसके बदले में हमको 117 करोड़ 19 लाख रुपए का हमने वन टाइम सेटलमेंट करके भुगतान करने का सहमति दी है, जिस पर आज मंत्री परिषद के द्वारा सहमति दी गई। 117 करोड़ 19 लाख जो यूनिट्स ऐसी हैं कि जो चल नहीं सकती, वन टाइम सेटलमेंट के द्वारा 11 यूनिट्स जी। इसके साथ ही $871.85 एकड़ भूमि औद्योगिक विकास को जो मिल जाएगी, उपलब्ध होगी उद्योगों के विकास के लिए। इसके अलावा नोएडा में हमारा नोएडा सेक्टर 142 स्टेशन से बॉटेनिकल गार्डन तक 11.56 किलोमीटर लंबाई के एक्वालाइन मेट्रो कॉरिडोर के प्रस्तावित विस्तार में लगभग 2254.35 करोड़ रुपए खर्च होने का प्राविधान किया गया है, जिसमें 573 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इसमें दिया जाएगा और नोएडा प्राधिकरण ही इसको पूरी तरीके से बनाएगा। 142 सेक्टर में 11.56 किलोमीटर लंबाई की एक्वालाइन मेट्रो कॉरिडोर इसका विस्तार किया जा रहा है। नोएडा में मेट्रो लाइन का विस्तार किया जा रहा है, जिसमें 11.56 किलोमीटर लंबाई बढ़ेगी और जिसके लिए 2254.35 करोड़ रुपए का इस योजना में खर्च आएगा, जिसके लिए 573 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश सरकार पर पड़ेगा और टोटल नोएडा प्राधिकरण ही इस एक्सपेंशन को कार्य रूप देगा। इसके अतिरिक्त जो इसी लैंड बैंक को देने के लिए, लैंड की व्यवस्था करने के लिए एक अन्य प्रस्ताव है, जिसमें उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कंपनी लिमिटेड की बाराबंकी इकाई में उपलब्ध 69.86 एकड़ भूमि यूपी सीडा को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश स्टेट यार्ड कंपनी की इकाइयां क्रमशः मेजा प्रयागराज 175 एकड़, बांदा 90 एकड़ एवं रसड़ा बलिया 57 एकड़ की भूमि यूपी सीडा को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। ये भी अपने आप में उसी उद्देश्य के लिए जिसके तहत हमने MOU किए थे, इन स्थानों पर उद्योग स्थापित करने के लिए हमको जो लैंड बैंक की जरूरत थी, ये व्यवस्था हमारे विशेष रूप से प्रमुख सचिव अवस्थापना और औद्योगिक विकास के द्वारा जो किए गए, इन्हीं के विभाग के द्वारा, उसी के का ये परिणाम है कि हमको ये भी जमीन लगभग 391 एकड़ जमीन यूपी सीडा को मिल जाएगी। ये प्रस्ताव एक हम अनुरोध करेंगे आपको, श्री अनिल कुमार सागर को, जो हमारे प्रमुख सचिव हैं, एक प्रस्ताव के बारे में आपको जानकारी दे दें। खास तौर से ये कॉरिडोर कलकत्ता स्टेट होगा, इस बारे ये भारत सरकार द्वारा कई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की स्थापना की गई है। उनमें से एक कॉरिडोर है अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। अभी जो अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, इसका ऑलमोस्ट 60% हिस्सा उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। तो हालांकि बाकी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स में भारत सरकार ने एक इंडस्ट्रियल नोड की स्थापना की है, लेकिन क्योंकि एक बड़ा हिस्सा अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, तो भारत सरकार के सहयोग से 2 स्थानों पर इंडस्ट्रियल नोड्स की स्थापना की जा रही है। एक नोड है जनपद आगरा में, जहां पर
1058 एकड़ ज़मीन उपलब्ध कराई गई है और दूसरा नोड है जनपद प्रयागराज में, जहां पर 1138 एकड़ ज़मीन उपलब्ध कराई गई है। ये 11 आगरा में 1058 एकड़ और प्रयागराज में 1138 एकड़। यहाँ पर इंडस्ट्रियल नोड्स बनेंगी जहाँ पर इंडस्ट्रीज आएंगी। ये प्रयागराज में जो है वो ये सरस्वती हाईटेक सिटी जहाँ पर है उसके पास में है, और आगरा में जहाँ पर ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से शुरू होता है वहाँ पर है। प्रयागराज में है 1138 एकड़। ये हाँ, ये वर्तमान में यूपीसीडा को उपलब्ध हो गई है। अब भारत सरकार के सहयोग से ये डेवलप की जाएगी। इसमें ये प्रोविजन है कि जितना लैंड हम अवेलेबल कराते हैं उस लैंड की जितनी वैल्यू है उतनी ही धनराशि भारत सरकार इस एक एसपीवी बनाई जाएगी उस एसपीवी के थ्रू उपलब्ध कराएंगे। नहीं, ये एसपीवी दो संस्थाओं के द्वारा बनाई जाएगी, एक यूपीसीडा और दूसरा एनआईसीडीसी। एनआईसीडीसी है नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, तो भारत सरकार की संस्था है जो इस तरह के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स भारतवर्ष में बना रहा है। एनआईसीडीसी जनरली एक इंडस्ट्री नोड को डेवलप होने में वहाँ पर सीवरेज की फैसिलिटी, वहाँ पर एसटीपी की फैसिलिटी, रोड की फैसिलिटी बनने में लगभग 1.5 साल लगता है। लेकिन इसका क्योंकि ये नोड जैसे आगरा की नोड है, ये ताज ट्रेपेजियम जोन में आती है, तो हम सुप्रीम कोर्ट से ऑलरेडी इसकी अनुमति प्राप्त कर चुके हैं और इसका एनवायरमेंट क्लियरेंस भी प्राप्त कर चुके हैं। वो मैं अलग से बताऊंगा। एक आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट का भी एक माननीय मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त हुआ था। एक इकाई है जनपद नोएडा में, मैसर सैमसंग डिस्प्ले नोएडा प्राइवेट लिमिटेड। इनको हमने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2017 में लेटर ऑफ कंफर्ट इशू किया था, जिसके अंतर्गत हमने ये प्रोविजन किया था कि हम इनको कैपिटल सब्सिडी प्रदान करेंगे। अब ये इकाई कार्यरत हो चुकी है और जो डिस्प्लेज होते हैं सैमसंग मोबाइल फ़ोन्स के, वो सैमसंग डिस्प्ले वो मोबाइल ये डिस्प्ले अपने यहाँ मैन्युफैक्चर करती है। तो इसका कैपिटल सब्सिडी का प्रपोजल प्राप्त हुआ था। अब माननीय मंत्रिपरिषद ने अनुमोदन दिया है कि कैपिटल सब्सिडी के रूप में कुल इनको 207 करोड़ रुपए का वितरण किया जाएगा। सैमसंग डिस्प्ले नोएडा प्राइवेट लिमिटेड, ये सैमसंग की ही एक यूनिट है। 2017 इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के अंतर्गत नोएडा में 207 करोड़। इनका क्लेम जो था वो 250 करोड़ का था। मैक्सिमम लिमिट 250 करोड़ है पॉलिसी। ठीक है, थैंक यू सर। वो गोरखपुर का था। गोरखपुर का था। बता दे तो पूछना बता दे। स्टार्टअप नीति है, उसमें अभी तक हमारे 3 सेंटर फॉर एक्सेलेंस स्थापित हैं। एक स्थापित है एसजीपीजीआई के सहयोग के साथ मेडटेक एरिया में, दूसरा स्थापित है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में आईटी कानपुर के साथ, और तीसरा स्थापित है ड्रोन के क्षेत्र में, वो भी आईटी कानपुर के साथ है। अब ये प्रस्ताव है कि 4 और सेंटर फॉर एक्सेलेंस स्थापित किए जाएंगे। उसमें से 2 हैं 5G 6G टेक्नोलॉजी के विस्तार के लिए।
पाएगी। ये दो, एक पहला स्थापित किया जाएगा आईआईटी कानपुर के सहयोग के साथ, दूसरा स्थापित किया जाएगा आईआईटी रुड़की के सहयोग के साथ, ये स्थापित किया जाएगा सहारनपुर में। तीसरा जो सेंटर फॉर एक्सीलेंस है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के लिए है, ये स्थापित किया जाएगा आईआईएम लखनऊ के साथ, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट भी हमारा सहयोग प्रदान कर रहा है। और चौथा स्थापित किया जाएगा 3D प्रिंटिंग के क्षेत्र में, जो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी जिसको कहते हैं, ये स्थापित किया जाएगा गाजियाबाद में अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज के सहयोग के साथ। इनको ये हमारी पॉलिसी कहती है कि सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए हम 10 करोड़ रुपए तक की धनराशि देंगे, जो कि 5 साल में वितरित की जाएगी, और ये धनराशि कैपिटल एक्सपेंडिचर और ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर दोनों के लिए दी जा सकती है। हाँ, पास ये 9 का एक और बता दें। ये मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी में पास पर लैंड वाला हुआ है कोई, इस समय संख्या याद नहीं है, लेकिन गोरखपुर वाला बता दिया। ये हाई लेवल एम्पावर्ड कमेटी की बैठक हुई थी चीफ सेक्रेटरी साहब की अध्यक्षता में। उसमें निर्णय लिया गया था कि LOCs कुछ कंपनीज को दी जाए, उसी का अनुमोदन माननीय मंत्रिपरिषद ने दिया है। ये 9 कंपनीज हैं। एक है कनोडिया सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड, बुलंदशहर में है, और दूसरी है प्रतापगढ़ में। तीसरी कंपनी है बालाजी वेफर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये है जनपद हरदोई में। चौथी है बनासकांठा जिला सहकारी मिल्क उत्पादक लिमिटेड, ये अमूल जो आपका कहते हैं, वाराणसी में। RACL गियर टेक लिमिटेड अमरोहा में, ITC लिमिटेड हरदोई में, AB मौरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पीलीभीत में, HL एग्रो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कानपुर देहात में, और श्री सीमेंट एटा में। तो ये लगभग 5,000 करोड़ तक का निवेश है, जिसको LOC दिया जा रहा है। वो डिफर हुआ है, वो अलग से। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच श्री सागर जी। ये आज मंत्रिपरिषद के द्वारा जो अभी चेंजेस आपने जानकारी में आए होंगे, जो IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट का जो नई आई है, 1 जुलाई को वो लागू होना है उसको, उससे संबंधित 3 प्रस्ताव मंत्रिपरिषद ने आज अनुमोदन किया है। खास तौर से जो प्रोविजन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं है, जो भी भारत सरकार के द्वारा भारतीय दंड संहिता जो 1860 की थी, दंड प्रक्रिया संहिता जो 1973 की थी, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो 1872 का था, उसके स्थान पर भारतीय न्याय संहिता 2023, CRPC के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के जो नया एक्ट पास किया है, उसी से संबंधित जो उत्तर प्रदेश के कुछ एक्ट हैं जिसमें सेक्शंस का परिवर्तन होना है, अध्याय का परिवर्तन होना है। तो ये उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1886, उत्तर प्रदेश गुंडा अधिनियम 1971, उत्तर प्रदेश 7071, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक और निजी संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम 2020, उत्तर प्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1983, उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल अधिनियम 2020, और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021। इनमें कुछ क्रमांकों का, जैसे पहले IPC में जो सेक्शंस थे, उसी प्रकार से इसमें सेक्शंस का परिवर्तन हुआ है केवल, तो उसको आज अडॉप्ट कर दिया गया उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद के द्वारा। अब उत्तर प्रदेश में उसी के अनुसार लागू होगा। दूसरा संशोधन है एंटीसिपेटरी बेल का। खास तौर से हमारी सरकार की शुरू से प्रतिबद्धता रही है कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो अपराध है उसको हम बहुत सीरियसली लें, और उसको सीरियसली लेने की वजह से
कि हमने अलग से प्रोविज़न भी किया है इस बात का, क्योंकि एंटीसिपेटरी बेल में जो केंद्र सरकार के जो लॉज हैं उससे उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा फर्क है। हमारा फोकस इस बात पर है कि इन ऐसे लोगों को जो गैंगस्टर में हों या पॉक्सो एक्ट में हों या किसी प्रकार से बच्चों के खिलाफ जो अपराध हों, उनमें एंटीसिपेटरी बेल न दी जाए। उसमें 438 का था सीआरपीसी में सेक्शन, अब इसमें 482 होगा, यानी कि जो उसके स्थान पर नई हमारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 आई है सीआरपीसी को रिप्लेस करके, उसमें 438 जो सेक्शन था पहले, अब वो 482 हो गया। और जो मैंने अपराध बताए, इन अपराधों में किसी भी तरीके से एंटीसिपेटरी बेल न दी जाए, इस बात का भी आज मंत्री परिषद के द्वारा अनुमोदन प्रदान किया। जी नहीं, 438 में नहीं, जो कानून है उसमें है कि ये कानून जो है इस पे बेल नहीं दी जाएगी, समझ रहे हैं? सेक्शन बदला, केवल 438 सीआरपीसी में था पुरानी वाली में, उसमें एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन था, 437 438 बेल का प्रोविजन था। लेकिन नई वाली जो नागरिक सुरक्षा संहिता आई है उसमें वो सेक्शन बदल के 482 हो गया, इसलिए ये संशोधन लाना पड़ा। और जो कुछ एक्ट हैं जिसमें हमने काफ़ी कुछ उस उत्तर प्रदेश सरकार की जो कमिटमेंट है हमारा कि हम जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम, ऐसे मामलों में खासतौर से महिलाओं, बच्चों, गैंगस्टर, ऐसे कई हैं तो जिसमें वो बेल एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी। ये इसके अलावा 71 एक्ट और हैं ऐसे कि जिनको आज मंत्रिपरिषद के द्वारा एडॉप्ट किया गया है। भारत सरकार द्वारा निर्देशित भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के स्थान पर परिवर्तित भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत विषयगत अध्यायों एवं प्राविधानों के क्रमांकों में अंतर होने की दृष्टिगत निम्नलिखित राज्य विधियों में उत्तर प्रदेश विशेष विधियों का संशोधन अध्यादेश 2024 के माध्यम से संशोधन प्रस्तावित किए गए। ये संशोधन आज मंत्रिपरिषद के द्वारा पारित कर दिए गए, उस पर सहमति मिल गई। ये 71 एक्ट हैं ऐसे कि जिसमें हमारे विषय वस्तु और थोड़ा क्रमांक वगैरह का जो परिवर्तन हुआ है, ये आपको उसमें मिल गया होगा। अरे सुनिए, ये कॉपी जो है सबको व्हाट्सएप करवा दीजिएगा, ये एक्ट जो है ये व्हाट्सएप करवा दीजिए। इसके अलावा एक कर्मचारियों से संबंधित प्रस्ताव जो है वो पास हुआ है आज कि 28/3/2005 से पहले जिस मामले में नौकरियों के मामले में अगर पहले से ही विज्ञापन हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था कि जिसमें पहले से विज्ञापन हुआ और उन लोगों को हम नई पेंशन स्कीम के बजाय पुरानी पेंशन का विकल्प दिए जाने पर मंत्रिपरिषद की सहमति मिल गई। अर्थात जिसकी प्रक्रिया 28/3/2005 से शुरू हुई थी, जिसका विज्ञापन 28/3/2005 से पहले का था, उन लोगों को, ऐसे लोगों को जो अपॉइंटमेंट मिला, उन लोगों को ये विकल्प दे दिया गया कि अगर वो चाहें तो वो ओल्ड पेंशन अडॉप्ट कर सकते हैं। किसे? इसकी ऐसी संख्या नहीं है मेरे पास। से पहले जिसकी प्रक्रिया स्टार्ट हो गई थी, जी 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 किसका? उत्तर प्रदेश सरकार के कार्मिकों एवं परिषदीय विद्यालयों, शासन से सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं
राज्य सरकार द्वारा अनुदानित स्वायत्त शासी संस्थाओं जिसमें राज्य कर्मचारियों की पेंशन योजना की भांति पेंशन योजना लागू रही है। प्लीज व्हाट्सएप करो। इसके अलावा संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में जो हमारे ग्रुप ए एवं ग्रुप बी पैरामेडिकल के गैर संकायी अधिकारियों और कर्मचारियों को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स के बराबर पेशेंट केयर भत्ता ये स्वीकृत कर दिया गया है। इसमें जी मैंने बताया ना, ग्रुप ए और ग्रुप बी पैरामेडिकल के गैर संकायी अधिकारियों और कर्मचारियों, गैर संकायी और अधिकारियों किसकी, इसमें जो व्ययभार आएगा वो लगभग 96,72,000 का वार्षिक व्ययभार है जी। पेशेंट केयर भत्ता एम्स के बराबर दे रहे हैं। एम्स के बराबर दे रहे हैं। ये ज्येष्ठ आचार्य, अपर आचार्य, सह आचार्य और सहायक आचार्य एवं रेजिडेंट डॉक्टर्स। बाईस फार्मास्यूटिकल रिसर्च भागीदारी बढ़ाते हुए ये जी उत्तर प्रदेश में फार्मास्यूटिकल रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन संस्था प्रमोट फार्मा प्रारंभ किए जाने के संबंध में आज मंत्रिपरिषद के द्वारा अनुमोदन दे दिया गया। इसमें वर्ष 2024-25 में के बजट में प्रारंभिक धनराशि के रूप में 20 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया। 500 करोड़ रुपए की धनराशि की आवश्यकता होगी। इसमें चरणबद्ध तरीके से ये संस्था उच्च स्तर की रोजगार क्षमता के साथ कुशल मानव संसाधन विकसित करते हुए प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त और स्थायी प्रौद्योगिकी के माध्यम से नए और उभरते उद्यमियों समूहों MSME के लिए अवसर सुलभ कराएगी। इंक्यूबेशन केंद्र का निर्माण करेगी। स्टार्टअप, शिक्षा जगत और उद्योग क्षेत्र में शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए एक मजबूत अनुसंधान और नवाचार आधारित परिस्थिति तंत्र को विकसित भी करेगी। ये एक नई व्यवस्था प्रमोट फार्मा प्रारंभ की जा रही है। ये भी हमारे लिए एक बहुत खुशी की बात है। ये है राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान ग्रेटर नोएडा में संबद्ध अस्पताल बिल्डिंग के बेसमेंट में उसको स्ट्रेंथन करने के लिए मेंटेनेंस एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल एंड स्टिचिंग फ्लोर ऑफ द जिम्स ग्रेटर नोएडा परियोजना की वित्त व्यय समिति द्वारा 25 करोड़ 48 लाख 1,000 का कार्य ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ग्रेटर नोएडा से कराए जाने और परियोजना में सम्मिलित उच्च विशिष्टियों पर अनुमोदन आज मंत्रिपरिषद के द्वारा दे दिया गया। इसमें जो वर्तमान में जो अस्पताल का भवन था वो ये महसूस किया जा रहा था कि वो थोड़ा असुरक्षित है, इसलिए असुरक्षित भवन को सुरक्षित करने के उद्देश्य से ये व्यवस्था की जा रही है। इसमें 25 करोड़ 48 लाख 1,000 रुपए का खर्चा है। 26 ये वो बता गए। 3 प्राधिकरणों का सीमा विस्तार हुआ है। वाराणसी विकास प्राधिकरण का, उसमें 215 राजस्व गांव सम्मिलित किए गए हैं। इसमें वाराणसी में तहसील राजा तालाब के 94 राजस्व गांव, तहसील पिंडरा के 30 राजस्व गांव, तहसील सदर के 18 राजस्व गांव, जनपद चंदौली की तहसील सकलडीहा के 2 राजस्व गांव, तहसील पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के 54 राजस्व गांव तथा जनपद मिर्जापुर की तहसील चुनार के 17 राजस्व गांव अर्थात कुल 215 राजस्व गांव को वाराणसी विकास प्राधिकरण में सम्मिलित किए जाने पर आज मंत्रिपरिषद के द्वारा अनुमोदन दे दिया गया। इसके अलावा बरेली विकास प्राधिकरण में भी 35 राजस्व गांव
शामिल हुए हैं ये हैं तहसील सदर के 5 राजस्व गांव, तहसील आंवला के 14 राजस्व गांव, तहसील फरीदपुर के 16 राजस्व गांव अर्थात कुल 35 राजस्व गांव को बरेली विकास प्राधिकरण में शामिल करने के लिए मंत्रिपरिषद के द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया। जब किया नहीं तो बता क्या दें। ये जी ये जो गोरखपुर का प्रस्ताव स्थगित हुआ है वो 31 नंबर का प्रस्ताव है जी, सोलर सिटी वाला। एक ही है बस, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण। हाँ जी बता रहे हैं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण जी, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण 71 राजस्व गांव को उसमें ऐड किया गया। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण में उचितपूर्ण है। तहसील काट के 18 राजस्व गांव, तहसील मुरादाबाद के 34 राजस्व गांव, तहसील संबल के 3 राजस्व गांव, तहसील अमरोहा के 16 राजस्व गांव, कुल 71 राजस्व गांव को मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में सम्मिलित किया गया। शाहजहांपुर में नहीं, प्राधिकरण बन रहा है, भी बनेगा नहीं, आदेश हो गया है। ये जो अभी मैंने बताया था आबकारी विभाग का है, उसमें फिर से लाने को कहा गया है सिपाही की योग्यता के बारे में। हाँ जी नहीं, वो डिफर हुआ है। डिफर पूछ रहे थे ना, 44 टोटल प्रस्ताव थे, उसमें 43 पास हुए, 1 डिफर हुआ। जी वो पास हो गया। जी एक प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के द्वारा और अनुमोदित किया गया है कि अब ई स्टाम्प प्रमाण पत्र, जो हमें हमारी सुविधा के लिए छोटे स्टाम्प 500 रुपए तक के, इसमें भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 10, 74 एवं 75 के प्रदेश शक्तियों के अधीन उत्तर प्रदेश में ई स्टाम्प नियमावली 2013 प्रख्यापित की गई थी। इस नियमावली के प्रावधानों के अनुसार हम छोटे स्टाम्प, खासतौर से जिसकी ज़्यादा जरूरत पड़ती रहती रोजमर्रा में, उसको सेल्फ प्रिंटिंग के आधार के ऊपर सुरक्षा की पूरी व्यवस्था कर दी गई। उसको अनुमोदन आज मंत्रिपरिषद ने दे दिया कि उत्तर प्रदेश ने जन सामान्य को छोटे मूल्य के ई स्टाम्प प्रमाण पत्रों के सेल्फ प्रिंटिंग कराए जाने की सुविधा प्राप्त होगी इस अनुमोदन के बाद। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा दे दी है। अब अभी तक रजिस्ट्री दफ्तर में जाना पड़ता था, अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी दे दी गई है। इस ई फाइलिंग स्कॉलरशिप 23-24 निर्धारित की गई थी। प्रदान की छात्रवृत्ति, इसमें एक विषय छात्रों से संबंधित आज मंत्रिपरिषद ने अनुमोदन दिया है कि जिन लोगों की स्कॉलरशिप संबंधित विद्यालयों के रिजल्ट देर से आने से या कोई टेक्निकल त्रुटि होने की वजह से स्कॉलरशिप नहीं मिल पाई थी, ये समाज कल्याण विभाग की तरफ से माननीय जिसके असीम अरुण जी हैं मंत्री जी, उनके प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद के द्वारा अनुमोदन दिया गया। जी, सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग। जी, संख्या इसमें दी नहीं है। जो लोग छूटे थे, इसमें 2 महीने के अंदर पूरी कार्रवाई पूरी हो जाएगी। जी, देखिए, जिन लोगों की भी छूट गई थी उन लोगों को मिलेगी। समझ रहे हैं? गलती से छूट गई थी
या फिर जिन जिन विद्यालयों का रिजल्ट देर से आया और उस देर से आने की वजह से वो लोग वंचित रह गए थे, तो इस सुविधा से उन लोगों को मिलेगी। ये मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश किसका, हाँ पेपर लीक वाला है जी, पेपर लीक वाला दिए जा रहे हैं आप, पेपर लीक के ऊपर हुआ है। पेपर लीक के संबंध में आज मंत्री परिषद के द्वारा एक प्रस्ताव अनुमोदित किया गया, जिसमें अगर कोई पेपर लीक से संबंधित कोई संस्था या कोई जिसके संस्था के लोग पकड़े जाएंगे, उनको 2 वर्ष से लेकर और आजीवन कारावास तक जुर्माना वो सजा और 1 करोड़ रुपए तक की जुर्माने का प्रावधान किया गया। 1 करोड़ तक का जुर्माना और आजीवन कारावास। हाँ, 2 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास जी। ये खास तौर से अनुचित साधनों के रोकथाम हेतु यह अध्यादेश इसका जारी होगा। सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों, पेपर लीक को रोकने, साल भर गिरोह पर प्रतिबंध लगाने और उससे जुड़े उसके अनुषंगिक मामलों का प्रावधान करने के उद्देश्य से भारत के संविधान 2013 के खंड 1 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सार्वजनिक परीक्षा, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अध्यादेश 2024 को प्रख्यापन प्रस्तावित किया जा रहा है। उक्त परीक्षा प्राधिकारियों द्वारा लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश सेवा चयन बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड, विश्वविद्यालय प्राधिकरण या निकाय या उनके द्वारा नामित संस्था भी इसमें सम्मिलित है। उसमें किसी प्रकार की भर्ती परीक्षाओं, नियमितीकरण या पदोन्नति वाली परीक्षाएं या डिग्री, डिप्लोमा प्रमाण पत्रों, शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की प्रवेश परीक्षा पर भी लागू होगा। फर्जी प्रश्न पत्र बांटना, फर्जी सेवा योजना वेबसाइट बनाना इत्यादि दंडनीय अपराध बनाए गए हैं। अधिनियम प्रावधानों के उल्लंघन के लिए न्यूनतम 2 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास का दंड तथा 1 करोड़ रुपए तक के दंड का प्रावधान किया गया। यही किसका पेपर लीक जी, आपको सब कुछ बता दिया गया है जी। अध्यादेश जब आज मंत्री परिषद के द्वारा अनुमोदित किया गया, अब मंत्री परिषद के बाद जो प्रक्रिया है, आज जो है मंत्री परिषद ने इस प्रस्ताव को अनुमोदन दे दिया है, उसके बाद अध्यादेश की जो प्रक्रिया है वो पूरी होगी। देखिए ऐसे सवाल मत पूछा करिए, कोई मतलब नहीं सवाल। जब सवाल ये कि अध्यादेश हुआ, इसका मतलब जब ऐसे मामलों में तभी होता है जब उसकी इमीडिएट रिक्वायरमेंट महसूस होती है। 35 करोड़ वृक्षारोपण करने का 2024-25 में प्रदेश के समस्त शासकीय विभागों, माननीय न्यायालय परिसरों, औद्योगिक निकायों, सहकारी समितियों, कृषक संस्थाओं, व्यक्तियों, निजी एवं शासकीय शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों यथा ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम, प्राधिकरण आदि, भारत सरकार के विभागों, उपक्रमों, रेलवे, रक्षा एवं अन्य को संबंधित शासकीय विभागों, संस्थाओं के माध्यम से वन विभाग की पौधशालाओं से निःशुल्क पौध यूकेलिप्टस और पॉपुलर को छोड़कर उपलब्ध कराए जाने के लिए 35 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। जिसमें 12.60 करोड़ रुपए पौधों का रोपण वन एवं वन्य जीव विभाग द्वारा तथा 22.40 करोड़ पौधों का रोपण राजकीय विभागों द्वारा जन सहभागिता, जिसमें नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, जनपद स्तरीय विभागों के मुख्यालय, विकास खंडों, कृषकों, समाज सेवी संस्थाओं तथा NSS के कार्यकर्ताओं के सहयोग से प्राप्त होगा। 24-25 का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ कृषकों की आय में वृद्धि करना भी है। इसमें कुल हमारे पास 48 करोड़ 52 लाख पौधे इस समय उपलब्ध हैं। ये अपने आप में ग्लोबल वार्मिंग का भी इलाज है, हमारा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता है उसका भी इलाज है, और हर तरह से हमारा ये विशेष रूप से जो हम गर्मी महसूस करते हैं उसको मिनिमाइज हो
वो कम से कम महसूस हो हमको, उसके लिए वृक्षारोपण, पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, उसके लिए आज मंत्रिपरिषद के द्वारा अनुमोदन किया गया। हम आप सबका धन्यवाद देते हैं। क्या लैंड पूरी पॉलिसी क्या? हाँ? 12 नंबर। जी प्रदेश में त्वरित औद्योगिकरण तथा निवेशकों की आवश्यकता अनुसार औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के अधिसूचित क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना हेतु भूमि उपलब्ध कराए जाने हेतु लैंड पूलिंग नीति 2024 प्रस्तावित है। इस नीति में परियोजना हेतु 80% भूमि भूस्वामी स्वेच्छा से सहमति तथा अवशेष भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिनियम 2013 के अंतर्गत अधिग्रहित की जाएगी। ये खास तौर से 2023 में किए गए समझौता ज्ञापन एमओयू हेतु उद्योगों की स्थापना हेतु लैंड बैंक से भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। प्रदेश के तीव्र औद्योगिकरण के यानी कि डेवलप करके हम देंगे। उद्देश्य केवल ये है कि हर स्तर पर औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। जो कुछ भी हमारे एमओयू हैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लैंड उपलब्ध कराई जाए। अगर उनकी आवश्यकता है जहां, उस आवश्यकता के अनुरूप उनको लैंड बैंक उपलब्ध कराया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।